नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे बलिया का बवाल का जिम्मेदार कौन। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही अपराधियों के खिलाफ मिशन में जुटी है, लेकिन प्रदेश की पुलिस के दामन पर दाग लगते जा रहे हैं। पहले बिकरू हत्याकांड में पुलिस वालों की हत्या में पुलिस वाले शामिल थे, फिर हाथरस में पीड़ित लड़की का शव रात में जला दिया गया और अब बलिया में पुलिस के सामने हत्या करके आरोपी फरार हो गए। बता दें कि यूपी के बलिया में सरकारी कोटे की दुकान को लेकर हुए विवाद में एसडीएम और सीओ यानी कि सर्किल ऑफिसर के सामने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मौके से अफसर समेत सभी लोग भाग निकले। भगदड़ का फायदा उठाकर आरोपी भाजपा विधायक का करीबी धीरेन्द्र सिंह भी फरार हो गया। वहीं इस गोली कांड में बलिया भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने घटना को क्रिया की प्रतिक्रिया बताया है। अब सवाल यहां पे यह है कि कब तक प्रदेश की पुलिस और संगठन के चलते सरकार कटघरे में आती रहेगी। मामले में मुख्य आरोपी का सगा भाई अरेस्ट किया जा चुका है। एफआईआर में आरोपी का भाई भी नामजद था। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से हत्या की है। मामले में एक नामजद और 5 अन्य अज्ञात अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। और इन सब के बीच कल की ये जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब कोटे आवंटन को लेकर यह विवाद होता है और कैसे उस विवाद में 9 राउंड फायरिंग होने लगती है, शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी बात, एक तरफ बलिया में खून खून हो रहा था, दूसरी तरफ कानून कहीं नजर नहीं आ रहा था। सीओ और एसडीएम आप देखिए तस्वीरों में कहीं नहीं है। सवाल कई सारे उठ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के जहां हाथरस कांड में अभी इंसाफ नहीं मिल पाया है, वहीं लगातार प्रदेश में दरिंदगी की सारी हदें पार कर जा रहे हैं। मामला बाराबंकी से है, जहां धान काटने गई एक 15 साल की दलित लड़की के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित चीखने ना पाए, इसके लिए आरोपियों ने उसका मुंह और नाक दबा दी। इससे लड़की का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने से रेप का खुलासा हुआ है। गैंगरेप की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने धाराएं भी बढ़ाई हैं। 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ भी कर रही है। ये तस्वीर आपको इस वक्त बाराबंकी की दिखा रहे हैं, जहां पर एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। सूबा बोलेगा में आज हम इसी पर बात करेंगे। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए। रोहित हमारे एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। रोहित, अपनी बात को रखें। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, जो फायरिंग की जो वारदात हुई है, इसमें अभी तक जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से 20 राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस वालों के पास टोटल कुल मिला जुला के 303 या फिर सिक्सर जो होती है वो पहली चीज है। ठीक रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम योगी आदित्यनाथ हॉस्पिटल का शिलान्यास कर रहे हैं। इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 300 बेड चिकित्सालय के निर्माण का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास अब से थोड़ी देर पहले किया है। बलरामपुर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और शायद सीएम कुछ कहने जा रहे हैं। तो बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हॉस्पिटल का शिलान्यास किया, लेकिन इस बीच खबर भी हम आपको बता रहे हैं बलिया और बाराबंकी का ही जिक्र क्योंकि लगातार सूबा बोलेगा में हम कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह से अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो रहे हैं कि कहीं वो 9 राउंड फायरिंग कर रहे हैं। बाराबंकी में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, लड़की का दम घुट जाता है, उसकी मौत हो जाती है। तमाम ऐसी खबरें हैं। सवाल यही है, आखिर अपराधियों में इतना हौसला कहां से आ रहा है और उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी पस्त क्यों नजर आ रही है। एक तरफ बयान है और दूसरी तरफ इस तरह की वारदातें प्रदेश की पुलिस के दामन
लगातार दागदार हो रहा है। एसडीएम सीओ के सामने आपको बता दें, ये कल की तस्वीर जिसने पूरे सूबे को हिला के रख दिया, जहां पर कोटा आवंटन को लेकर ये विवाद होता है और विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप देखिए कैसे लाठी डंडे चलते हैं, एक तरफ से गोलियां चलती हैं, एक शख्स की इसमें मौत हो जाती है। जो मृतक का भाई है उसने भी पुलिस कर्मियों पर भी आरोप लगाए हैं। मृतक के भाई का इस दौरान ये भी कहना है कि धीरेन्द्र प्रताप और उसके लोग पत्थरबाजी और फायरिंग कर रहे थे तो पुलिस उनको बचाने का प्रयास कर रही थी, ऐसा मृतक के भाई का साफ तौर पे कहना है। पुलिस पर सवालिया निशान उठाए हैं और इस बीच हम देख भी रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि ये जो आवंटन हो रहा था, इस दौरान ना वहां पर एसडीएम नजर आए, ना जो है साफ तौर पे सीओ नजर आए। आप सोचिए, ये सूबे की कानून व्यवस्था है और यही बहुत बड़ी वजह है कि अपराधियों में खौफ नहीं है। और सीधे इस वक्त हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ कराएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें कल की इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सूबा बोलेगा में आप सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर अपनी बात रख सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं। बलिया की घटना ने पूरे सूबे को हिला के रख दिया है, जहां पर अपराधी किस तरह से बेलगाम साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इस मामले में आपको बता दें, मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, जो अभी तक फरार है, जिनके लिए पुलिस ने टीमें गठित कर दी है, जिसकी तलाश की जा रही है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह बलिया के बेरिया से बीजेपी के चर्चित विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जाता है। सुरेंद्र सिंह का भी इस पूरे मामले पर बयान आया है। उनका कहना है कि यह क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप सोचिए, इस तरह का बयान देना, क्या क्रिया की प्रतिक्रिया में कोई 9 राउंड गोलियां चला दी जाती हैं? इस तरह से एक क्रिया की प्रतिक्रिया दी जाती है कि एक शख्स की मौत हो जाती है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और जबकि मृतक के भाई का इस दौरान कहना है कि पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी थी, जो लोग फायरिंग कर रहे थे। एक तरफ से लाठी डंडे चल रहे थे, दूसरी तरफ से जैसा कि बात साफ तौर पे निकल कर आ रही है कि जो है गोलियां चलाई जा रही थी। और उसमें आप देखिए, ये सामने तस्वीर है, एक शख्स जमीन पे गिर जाता है जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन इतना बड़ा आयोजन, पुलिस कहाँ थी? पुलिस बल क्यों नहीं था वहां पर? और ये विवाद कोई कल का नहीं है, इससे पहले भी जैसा कि खबरें हैं ये विवाद चला आ रहा था और इस विवाद ने कल ज्यादा तूल पकड़ा, जिस दौरान 9 राउंड आपको बता दें इस मामले में फायरिंग होती है। पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान इसलिए उठ रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ हो रहा था एसडीएम की मौजूदगी में, ये सब कुछ हो रहा था सीओ की मौजूदगी में। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस का जो डर है, जो खौफ है, वो साफ तौर पे दबंगों में नहीं है, जिसकी वजह से वो खुल्लम खुल्ला राउंड फायरिंग भी कर रहे हैं, लोग लाठी डंडे भी चला रहे हैं और पुलिस प्रशासन वहां से नदारत है। इस तरह से कानून का राज होगा, ये अपने आप पे बड़ा सवाल है। नंबर्स लगातार सूबा बोलेगा में फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात इस पूरे मामले पे रख सकते हैं। कोटे की दुकान को लेकर आपको बता दें ये लड़ाई होती है और लड़ाई की तस्वीर आपके सामने हम आपको दिखा भी रहे हैं। प्रदेश की पुलिस के दामन पर लगातार दाग लग रहे हैं। सूबा बोलेगा में हम तमाम खबरें आपको दिखा चुके हैं और बलिया का बवाल का जिम्मेदार कौन है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बलिया के बवाल का जिम्मेदार कौन है, इस सवाल को सूबा बोलेगा में हम उठा रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है जो बलिया में बवाल हुआ, 9 राउंड फायरिंग हुई इस पूरे मामले में। क्योंकि सिस्टम ऐसा लग रहा है, ये सिस्टम पूरी तरह से चरबरा चुका है और जिसका असर चाहे वो बलिया हो या वो सूबे की कोई और जिला हो, वहां पे साफ तौर पे देखने को मिलता है। 2 खबरें भी हमने आपको बताई, बाराबंकी की और बलिया की, और सूबा बोलेगा में हम खबरें लगातार आपको दिखाते रहते हैं। लेकिन ये तस्वीर प्रभात कानपुर से, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। प्रभात, अपनी बात को रखें। जी सर, बोलिए प्रभात जी। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत ही खराब हो गई। आए दिन कोई ना कोई जो है इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। सरकार क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये प्रभात सवाल पूछ रहे हैं। बड़ा सवाल है क्योंकि पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। संजय गाजियाबाद से इस बीच एक दर्शक। संजय, अपनी बात को रखें। हाँ सर, मुझे इस घटना को देखकर बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं हो रहा है। कारण मैं बताऊं कि माननीय मुख्यमंत्री की
नहीं है। लेकिन जो हमारी सरकारी मशीनरी है, मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूं कि लगभग 20 सालों से जो नियुक्तियां हुई थी उनमें जातिवाद, भ्रष्टाचार और ऐसे लोग भर्ती हुए थे जिनकी निष्ठा सरकारी तंत्र के प्रति नहीं थी, उनकी निष्ठा थी उन नेताओं के प्रति या उन भ्रष्ट लोगों के प्रति जिनके माध्यम से वो भर्ती हुए थे। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि जब आप ये देख रहे हो कि इतना बड़ा कांड हुआ, अरे जो अधिकारी लोग हैं वो मम हो जाते हैं। इससे पहले घटना हुई थी बलिया में, जिला प्रशासन की मीटिंग थी जिला योजना की, उसमें माननीय विधायक और माननीय एमपी महोदय में बहुत ही अच्छी कहा सुनी हुई थी, कार्रवाई किसी पर नहीं हुई थी। तो जो ये क्रिमिनल्स हैं इनके ऊपर पूरी तरीके से सत्ता का हाथ होता है और ये बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं, इनके ऊपर भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। खाकी और अपराधी और साफ तौर पे इस गठजोड़ का जिक्र संजय साफ तौर पे कर रहे थे। हमारे साथ बलिया से हमारे संवाददाता विवेक जायसवाल इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अब कल की ये तस्वीरें हमने देखी जब किस तरह से 9 राउंड फायरिंग होती है, कोटे के आवंटन को लेकर ये विवाद होता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर इस वक्त ताजा अपडेट क्या है आपके पास? सर, इस समय मौके पे मौजूद है जहाँ सकते हैं जहाँ पे ये घटना हुई है। अभी इस मामले में एक उसके जो जिसने गोली चलाई थी उसके एक भाई को गिरफ्तार किया गया है और बाकी 4 लोग और गिरफ्तार हुए हैं और अन्य की तलाश जारी है। जी विवेक, जैसा कि आप बता रहे इस पूरे मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हो गई और कितने लोगों की गिरफ्तारी होना अभी बाकी है? जी, जिसने गोली मारी थी सर उसके घर पे अभी एडिशनल सब मौजूद है। जब हमने उनसे पूछा तो उनका सीधा कहना है कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक जिसने गोली चलाई थी उसका एक भाई भी गिरफ्तार है। बाकी अन्य की तलाश पूरी तरह पकड़ने में लगे हुए हैं पुलिस की टीम। विवेक, इस बीच जिस परिवार ने का सदस्य उन लोगों ने खोया, क्या मृतक के भाई से आपकी बात हुई? क्योंकि मृतक के भाई पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं, पुलिस के काम करने के तरीके पर भी आरोप लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि आरोपियों को भगाने में सबसे बड़ा हाथ पुलिस का था। क्या कहना है, आपकी बात हुई मृतक के भाई से? सर, मृतक के भाई से बलिया जिला चिकित्सालय पे पोस्टमार्टम हाउस में जो मृतक रखे गए थे उनके भाई वहीं मौजूद थे बलिया जिला चिकित्सालय में। उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि हम यहाँ से डेड बॉडी को अपने गांव ले जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस हल्की फुल्की बातें कर रही थी कि यहीं से ही डेड बॉडी को अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन बहुत समझाने के बाद, परिवार वालों के समझाने के बाद पुलिस ने वहां से उनके गांव तक डेड बॉडी ले जाने की मंजूरी दी और यहाँ से अपने गांव डेड बॉडी पहुंचकर अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी जा चुकी है। परिवार वालों का सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रही है हमारे साथ। फिलहाल बलिया की बात की जाए, इस वक्त क्या माहौल वहां पर है? और इस वक्त जो दर्शक विवेक आपको सुन रहे हैं, जुड़े हैं, क्योंकि तस्वीरें भी इस वक्त सुबह बोलेगा में हम दिखा रहे हैं, मैं एक बार फिर से जानना चाहूंगा, जिस दौरान ये कोटे का आवंटन हो रहा था उस वक्त टेंट के नीचे अचानक ऐसा क्या घट गया जो एक तरफ लाठी डंडे लोग लेके दौड़ गए, दूसरी तरफ गोलियां चलने लगी रायसन से रिवॉल्वर से? ये स्थिति अचानक कैसे पैदा हो गई? चलो तो आपको बता दें, जहां ये घटना हुई थी ठीक हमारे पीछे वो टेंट आपको दिख रहा होगा, यहीं पे कोटे आवंटन की मीटिंग हो रही थी, खुली बैठक हो रही थी। यहीं पे अचानक किसी बात को लेके दो समूह में, एक समूह में बहसा बहसी हुई, उसके बाद अनाधुन फायरिंग चलने लगी, लाठी डंडे निकलने लगे। क्या इससे पहले भी बलिया में कोटे आवंटन को लेकर कोई विवाद देखने को मिल रहा है? इससे पहले की बात की जाए? जी, आए दिन कोटे के आवंटन की दुकान को लेके हर जगह पे ये ऐसे झगड़े फसाद, तानातानी बातें, गाली गलौज सब आए दिन ये कोटे की दुकान को लेके होती रह रही है। बलिया में जहां भी ये कोटे आवंटन की खुली बैठक हो रही है वहां पे कुछ ना कुछ बवाल देखने को मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ बवाल देखने को मिल रहा है। विवेक, हम आपके पास आएंगे। असलम मुंबई से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। असलम, अपनी बात को रखें। हाँ सर, मेरा
मेरा ये कहना है, हाँ असलम बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मेरा ये कहना है, इस चीज को देख के ताज्जुब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे प्रदेश में इसी तरह का रोज का हो गया है। ठीक है असलम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। विवेक, जैसा कि आपने कहा कि कोटा आवंटन को लेकर इससे पहले भी विवाद होता रहा है। उमेश जैन, मैं आऊंगा विवेक आपके पास। उमेश जैन मेरठ से, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। उमेश जैन जी, अपनी बात को रखें। हाँ जी, नमस्कार साहब। नमस्कार, बोलिए उमेश जैन जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि हमारे उत्तर प्रदेश में कानून का राज बिल्कुल खत्म हो चुका है। जनता को, अपराधियों को ना प्रशासन का डर है, ना पुलिस का डर है। कहीं भी कुछ भी वारदात कर देते हैं, उनका कुछ नहीं होता है, वो भाग जाते हैं और शरण उन्हें बदमाशों को मिलती रहती है, जिससे हमारे प्रदेश का शासन और प्रशासन बिल्कुल बेकार हो चुका है और आम आदमी मर रहा है, गरीब मर रहा है, किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। जनपद से लेकर शासन तक कोई सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। उमेश जैन दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे मेरठ से, जो पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान उठा रहे थे। और इस बीच हम भी लगातार सवाल पूछ रहे, आखिर बलिया के बवाल का जिम्मेदार कौन है? ये तस्वीर कोई नई नहीं है। और जेपी शर्मा दिल्ली से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। जेपी शर्मा जी बोलिए। जेपी शर्मा जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है जेपी शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नंबर फ्लैश हो रहे हैं, सुबह बोलेगा में आप जुड़ सकते हैं। सूबे में जिस तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही उनको लेकर आप साफ तौर पे अपनी बात रख सकते हैं। जेपी हरियाणा से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ। जेपी जी, अपनी बात को रखें। ठीक है, तो जेपी जी से संपर्क टूट गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जेपी जी जुड़ने के लिए। और सुब्रत त्रिपाठी पूर्व डीजीपी हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुब्रत त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। सबसे पहले धन्यवाद। सुब्रत त्रिपाठी जी, बलिया में जो कुछ हुआ सबने देखा, 9 राउंड फायरिंग, वो भी पुलिस की मौजूदगी में, आप भी सिस्टम में रहे हैं। ये खबर, ये तस्वीर को लेकर सबसे पहले क्या कहेंगे? प्रश्न ये है कि जब कभी भी नाथ संबोधन भंजन हारा हुई कौवेक दास तुम्हारा, किसी भी राज्य में, किसी भी गवर्नमेंट में गुंडई और अराजकता वही करता है जिसके ऊपर किसी वरिष्ठ आदमी का हाथ होता है, चाहे वह वरिष्ठ आदमी प्रशासनिक अधिकारी हो या राजनीतिक नेता हो। जब तक किसी खूंटे के बल पर बछड़ा उछलता है, खूंटे के बल पर बछड़ा उछलता है, और जब तक किसी को संरक्षण नहीं मिलता है, तब तक किसी की हिमाकत इतनी नहीं होती है। वरना ऐसी कोई कारण नहीं दिखता कि इतने लोगों के सामने किसी का मनोबल इतना बड़ा हो कि सबकी मौजूदगी में वो फायरिंग करने की सोच भी सके। इसके लिए विल पावर चाहिए। आखिर क्या बात है कि जो कड़ा ट्रीटमेंट अन्य विकट जगहों पर हो सका, वह कड़ा ट्रीटमेंट कहीं न कहीं कुछ तो ऐसे स्नैग है। सुब्रत त्रिपाठी जी, इसके लिए विल पावर चाहिए, पुलिस का सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि एसडीएम और सीओ के सामने ये सब कुछ हो रहा था। मृतक के भाई का कहना है कि पुलिस बचाने में लगी हुई थी, सपोर्ट था। जब हम कह रहे हैं, जब एसडीएम और सीओ और एसओ ऐसे पोस्ट किए जाएंगे कि वे किसी विकास दुबे के पैर छुएंगे, तो घर पर छापा मारने वाले के ऊपर गोली तो चलेगी ही चलेगी। प्रश्न है कि आखिर ये मौका क्यों आवे? जितने सीरियस माफिया है, सबको आईपीएस और आईएएस अफसर ने, डीएम और एसपी ने अगर बंदूक के, रिवॉल्वर के, राइफल के लाइसेंस दे रखे हैं, जितने भी 39 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं, इनमें से 90% के परिवार वालों के पास लाइसेंसी हथियार मिले कैसे, और मिले तो हर साल वे चालू कैसे हैं, आज भी चालू कैसे हैं? जब तक इसका जवाब नहीं ढूंढा जाएगा, जब लाइसेंस देने वाले सैकड़ों फाइलें विकास दुबे की गायब हो जाएंगी और सीधे कलेक्टर और एसपी या आर्म्स क्लर्क बर्खास्त नहीं होंगे, उनका एनकाउंटर जब तक नहीं होगा, जब तक सरकारी अधिकारियों के कैरियर का एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं उन लोगों का एनकाउंटर हो रहा है जो 100 फाइलें विकास
दुबे की गायब कर दिए? क्यों नहीं उनके कैरियर का मकान गिराया जा रहा है? क्यों नहीं उनके, मैं विकास दुबे के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने विकास दुबे को विकास दुबे बनाया, जिन्होंने उनको लाइसेंस दर्जनों दिए, जिन्होंने मुख्तार अंसारी के परिवार को लाइसेंस दिए, जिन्होंने अतीक अहमद के परिवार को लाइसेंस दिए, और इसके बाद हर साल मौका होने पर भी जिन्होंने उसको खत्म नहीं किया, जिन्होंने उसको कैंसिल नहीं किया, जिन्होंने उनका नाम आपराधिक सूची तक में नहीं रखा, उन अधिकारियों की जिम्मेदारी आज तक तय क्यों नहीं हो पाई? इसके लिए किस सीबीआई की जरूरत है? इसके लिए किस आईबी की जरूरत है? इसके लिए किस एसआईटी की जरूरत है? कि आखिर लाइसेंस किसने दिए? 1 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट मांगी जा सकती है। विल पावर अगर हो तो 1 घंटे की रिपोर्ट मांगी जा सकती है कि इन लाइसेंसों को किसने दिया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये जिम्मेदारी आखिर क्यों नहीं तय हो पा रही है? बड़ी बात सुब्रत त्रिपाठी जी ने कही। साफ तौर पे जो सिस्टम है उसके बारे में साफ तौर पे बताया किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है, क्योंकि हमने विकास दुबे के मामले में देखा किस तरह से 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया गया, उसमें पुलिस की भी साफ तौर पे मिलीभगत देखने को मिली। और एक बलिया की तस्वीर आपके सामने है जहां पर एसडीएम और सीओ के सामने कानून अपने हाथ में लिया जाता है, गोली चलाई जाती जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। सुब्रत त्रिपाठी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा आखिर क्यों ऐसा सूबे में, ऐसा प्रदेश में हो रहा है कि अपराधियों में डर नहीं है पुलिस प्रशासन का। ये हमने विकास दुबे के मामले में भी देखा और ऐसा ही हम बलिया में भी देख रहे हैं कि खुलेआम फायरिंग की जाती है, मौत के घाट उतार दिया जाता है और पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी रहती है, कोई इंतजाम नहीं, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं। क्या कहेंगे सर? याचक से दाता कभी डरता नहीं है, याचक से दाता कभी डरता नहीं है। आज जो आदमी हथियारों के लाइसेंस दे रहा है, जो आदमी हर साल उनका रिन्यूअल कर रहा है, जो आदमी उनको कैंसिल नहीं कर रहा है, जो आदमी गुंडा लिस्ट नाम नहीं डाल रहा जिले के, जो कि प्रदेश के कैप्टन में है, ऐसे लोग अगर याचक नहीं तो और क्या है? आखिर क्या कारण है? और अगर शासन उनके ऊपर दृढ़ है तो उनके मकान गिराने से अधिक जरूरी है उन लोगों के कैरियर के मकान को गिराना, जो उन गुंडों को गुंडा बनाते हैं, जो पिम्प्स किसी वेश्या को वेश्या बनाते हैं वे अधिक दोषी हैं उस वेश्या के मुकाबले जो वेश्यावृत्ति में पकड़ी जाती है। जो लोग गुंडे हैं वे तो एक तरह से एक सताए हुए प्राणी एक तरह से है, जिसे एक वेश्या एक शिकार होती है षड्यंत्र का। जो लोग उनको ददुआ को ददुआ बनाते हैं, श्री प्रकाश शुक्ला को श्री प्रकाश शुक्ला बनाते हैं, वे लोग कितने जिम्मेदार हैं? उनके ऊपर आज तक मैंने किसी गवर्नमेंट में एक्शन देते नहीं रखा। विकास इस केस में तो खाली उनके ऊपर फायरिंग हुई, खाली एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में। आपने खुद देखा विकास दुबे के केस में खुद सीओ फायरिंग हुई। आपने खुद देखा कि मथुरा में पिछली सरकार में क्या हुआ। आपने विभिन्न सरकारों में देखा किस तरह से कई एसडीएम्स को, सीओ को खनन माफिया ने अपने ट्रैक्टर से दबा के मारने की कोशिश की। क्या उससे अधिक दुस्साहस की घटनाएं नहीं थी जिसमें खनन माफिया ने एसडीएम को दबा के मारने की कोशिश की, जिसमें सीओ के ऊपर फायरिंग हुई, जिसमें और तमाम घटनाएं हुई। आपको सुब्रत त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगा, सवाल भी आपसे लूंगा। फिलहाल कैलाश झांसी से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। कैलाश जी अपनी बात को रखें। हर अपराधी के पास हथियार लाइसेंस पूरे यूपी के हर अपराधी के घर में। सुब्रत त्रिपाठी जी मैं आपके पास हूं। कैलाश एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। कैलाश जी मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, जल्दी से अपनी बात को रखें। प्रशासन का इस टाइम बिल्कुल तालमेल मैं समझता हूँ नहीं चल रहा है और पुलिस इस टाइम बिल्कुल इतनी नाकारा हो चुकी है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि देखिए पुलिस के सामने गोलियां चल जाती हैं। हमेशा हर जगह देखो आए दिन रोज बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। जब तक कि मुख्यमंत्री की संज्ञान में कोई चीज नहीं पहुंचती है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के, जब तक कार्रवाई नहीं होती है, मैं समझता हूं कि ये सिस्टम फेलियर क्यों जा रहा है। सिस्टम पूरा सिस्टम फेल है मेरा समझ से। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो सिस्टम फेल लोग बता रहे हैं, तमाम दर्शक सुबह बोलेगा में जुड़ रहे हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि बलिया में जिस वक्त बवाल होता है, फायरिंग होती है, ये आरोपी वहां से भाग निकलते हैं। मृतक के भाई का भी साफ तौर पे आरोप है कि पुलिस की शय पर ही ये जो अपराधी है ये वहां से भाग जाते हैं। एक तरफ से लाठी डंडे चल रहे थे, दूसरी तरफ से गोलियां चली थी, वो तस्वीरें हमारे सामने हैं। सुब्रत त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुब्रत त्रिपाठी जी, अगर सीधा सवाल मैं पूछूं, बलिया के बवाल का आपकी नजर में जिम्मेदार कौन है?
जिम्मेदार पूरा सिस्टम है, जिसमें पुलिस प्रशासन आता है, जिसमें जिला प्रशासन आता है, जिसमें राजनीतिक नेतृत्व आता है। सभी जिम्मेदार हैं, कोई अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। एक भी आदमी माफिया वह जीव है जो कि बिना संरक्षण के चल ही नहीं सकता है। साधारण अपराधी भले चले, लेकिन बड़ा अपराधी कभी हिमाकत नहीं करता है। वो सोच समझ चलता है। जब तक इनके पास संरक्षण रहेगा, संरक्षण का सीधा सबूत है। सरकार अगर जानना चाहती है किसके पास संरक्षण है, तो खाली एक छोटा सा काम कर ले, पूरे यूपी में पूछ ले किन किन आपराधिक लोगों के पास लाइसेंस वाले हथियार हैं, उन लाइसेंसी हथियारों को किसने दिया है, और उसके बाद जो एसपी और डीएम आए उन्होंने उनको कैसे बनाए रखा। एक लाइन पर 1 घंटे में रिपोर्ट मिलती है। इसके लिए किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। चेहरा सामने आ जाएगा कि कौन आईएएस आईपीएस, कौन मंत्री, कौन एमपी, कौन एमएलए, कौन सरकार का, कौन विपक्ष का आदमी लाइसेंसों को दिलवा रहा है, कौन संरक्षण दे रहा है। इस पर स्पष्ट बात सामने आ जाएगी। बहुत अच्छा साहब ने कही कि शिव कुमार एक दर्शक इस बीच हमारे साथ सुब्रत त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। शिव कुमार जी अपनी बात को रखें। हमारी ये बात है जो डीजीपी साहब ये कह रहे हैं कि इनको बदमाश कौन बनाता है, वो कौन है, क्यों नहीं बताते ये पुलिस लगाए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिव किशोर जी। शिव किशोर जी एक दर्शक, सुब्रत त्रिपाठी जी एक दर्शक इस बीच हमारे साथ शिव किशोर जुड़े हुए थे। आपका कहना है क्योंकि आप पूर्व डीजीपी रहे हैं, चीजों को बहुत जमीनी स्तर पे देखा है। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हाथ रहता है, ऊपर से जो है सपोर्ट रहता है। आपको पता है कौन सपोर्ट करता है? सुब्रत त्रिपाठी जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज आ रही है आपकी? एक दर्शक सवाल कर रहे हैं, अगर आपको पता है, क्योंकि आप भी सिस्टम में रहे हैं सर, और इस तरह की घटनाएं आपके भी कार्यकाल में रही होंगी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बात कही कि ऊपर अपराधियों पर ऊपर का हाथ होता है, लोगों का सपोर्ट होता है, क्या कोई इसको लेकर कोई घटना बता सकते हैं आप? कि अगर ऊपर से नीचे तक अगर केवल जो आदमी इस ट्रेन को डिस्टर्ब करना चाहता है वह 2 घंटे के अंदर विस्थापित कर जाता है। यूपी में आईएएस आईपीएस की योग्य व्यक्तियों की एक लिस्ट मैडम मायावती ने बनाई, आदरणीय मायावती जी ने। उसी लिस्ट को 80% अखिलेश जी ने वर्तमान रखा। वही लिस्ट आज भी जारी है। सारी योग्यता केवल प्रदेश के उन 200-250 आईएएस अफसर्स में, आईपीएस अफसर्स में है, जो कि मायावती जी ने चयनित किए थे। बाकी 750 आदमी, अधिकांश लोग आज भी उपेक्षित है, तब भी उपेक्षित थे। इनको कोई गवर्नमेंट पसंद नहीं करती है, जिनका उन्होंने पता नहीं किन मानकों पर। ठीक, मैं आऊंगा सुब्रत त्रिपाठी जी। श्याम कानपुर से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। श्याम अपनी बात को रखें। श्याम मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, जल्दी से अपनी बात को रखें। फिलहाल नीतू लखनऊ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। नीतू जी अपनी बात को रखें। जी हाँ सर, सूबे में देखिए क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अभी तक सर अपराधियों के कानून से डरने न डरने की बात किया करते थे, अब तो सर अधिकारी ही अपराधियों से डर रहे हैं और स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है। और या तो सूबे के मुख्यमंत्री ये सब देख नहीं रहे हैं और या देखना नहीं चाह रहे हैं। हम राम राज्य की बात करते थे, अब तो ऐसा लग रहा है रावण राज में भी ऐसा नहीं हुआ होगा। और क्या एसडीएम और सीओ को कानून के दायरे में नहीं लाया जाएगा? और इनकी कब जांच होगी, कब इनकी जिम्मेदारी तय होगी? तो सर अब तो ऐसा लगता है कि वो एक कहावत है कि ना बाबा मरेंगे और ना बैल टिकेंगे। कुछ नहीं होने वाला है सर, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार बदलनी पड़ेगी अब हम लोगों को। ठीक है नीतू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नीतू भी साफ तौर पर सवाल उठा रही कि अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपके अपराधियों से पुलिस डर रही है, जो बलिया में भी साफ तौर पे देखने को मिला। जहां पर आप देखिए किस तरह से जब गोलियां चलती हैं तो एसडीएम और सीओ वहां से नदारद नजर आते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक जायसवाल। विवेक, आपने बताया कि कोटे आवंटन को लेकर इससे पहले भी छुटपुट घटनाएं होती रही हैं। जब बलिया में कल कोटा आवंटन के लेकर बैठक चल रही थी, तो आखिर पुलिस ने वहां पर इंतजाम क्यों नहीं कर रखे थे? पुलिस प्रशासन वहां पे क्यों बड़ी तादाद में मौजूद नहीं था? क्या ये सवाल प्रशासन के आला अधिकारियों से आपने किया, क्या जवाब मिला? सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन की इस समय जो ढिलाई कहें या लापरवाही कहें,
बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पुलिस की कोई खौफ नहीं रह गई है किसी अपराधी में, किसी भी आम इंसान में। जब चाहे जो चाहे जैसा भी माहौल क्रिएट कर दे रहा है। यहाँ पे दबंगई पूरी जोरों शोरों पे हो गई है। पुलिस का भय बलिया से खत्म हो चुका है। जी, तो साफ तौर पे अब पुलिस का खौफ बलिया से खत्म हो चुका है, जैसा कि विवेक जो है साफ तौर पे बता रहे हैं। विवेक, पुलिस के जैसा कि एसडीएम और सीओ की बात की जा रही, किस तरह की कार्रवाई खासकर पुलिस प्रशासन पर देखने को मिल रही है इस पूरे मामले पर? सर, एसडीएम और सीओ और थाने इंचार्ज को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी और जो अन्य पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर भी जांच कर कार्रवाई की जाने की निर्देश दिए गए हैं। और विवेक, जो आरोपी फरार है, इसको लेकर कितनी टीमें गठित की गई हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कहां पर है, इसके बारे में क्या जानकारी है? बता दें, जिस समय ये जो आरोपी है जिसने गोली चलाई थी, हत्या की थी, वो घटने के बाद कई पुलिसकर्मी, उस वीडियो में देखा जा सकता है कि उसको पकड़े हुए थे। अब सोचने की बात है कि इतनी भारी पुलिस बल के बीच से पकड़े जाने के बाद भी वो अपराधी कैसे फरार हो जा रहा है। ये सवाल पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा आरोप ये लग रहा है कि उनके बीच से कैसे ये अपराधी फरार हो जा रहा है और अभी तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर किस तरह से यहाँ पे अपराधियों का हौसला बुलंद है। तो अभी भी मुख्य आरोपी इस मामले में गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस की कई टीमें इसमें गठित की गई हैं जो लगातार आरोपी की तलाश कर रही है। अजीत, बलिया से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। अजीत, अपनी बात को रखें। जी, जो हमारे यूपी बलिया में जो ये कांड हुआ है, ये बहुत दयनीय अपराध है। इसको हम ये कहते हैं कि पूरा यूपी में गुंडा राज चल रहा है। इसका जिम्मेदार पूरा ये सुरेंद्र सिंह जो है, इनको लगता है इन्हीं के देख रेख में ये सब काम हुआ है। अजीत, आप बलिया के हैं, आपको इस पूरे कोटे को आवंटन को लेकर जो ये कांड होता है, इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन नजर आ रहा है? अजीत, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सूबा बोलेगा में नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए। और इस बीच सवाल बड़ा है कि इस बलिया के बवाल का जिम्मेदार कौन है। इसको लेकर सुब्रत त्रिपाठी ने सिस्टम की एक हकीकत बताई। और फिलहाल यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो चला है, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
के बाद आपका स्वागत है। बलिया के बवाल का जिम्मेदार कौन है और इन सब के बीच जो तस्वीरें आपके सामने है वो सूबे में कानून व्यवस्था की तस्वीर साफ तौर पे बता रही है। राजेंद्र, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, अपनी बात को रखें। राजेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? राजेंद्र जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? बोलिए। हाँ सर जी, जो बलिया में हुई है घटना, ये सब सुरेंद्र सिंह जी जो विधायक हैं उन्हीं के बच्चे ये सब पले बड़े ये सब हैं, उन्हीं की देख रेख में ये लोग पलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच राजेंद्र, झारखंड से एक दर्शक हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, अपनी बात को रखें। संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे दुनिया में शांति व्यवस्था करने के लिए बना था। आज आर्मेनिया राजधानी में लाखों आदमी मारा जा रहा है, इसलिए नया कानून बनाने की आवश्यकता है और वो कानून प्रौद्योगिकी है, तो सभी समस्याओं का समाधान उसमें है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र झारखंड से हमारे साथ काफी दूर से जुड़े हुए थे, अपनी बात रख रहे थे साफ तौर पे। हमारे साथ पूर्व डीजीपी सुब्रत त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। लगातार हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं क्योंकि सूबे में जिस तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और क्राइम ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहा है। पूर्व डीजी हम आपकी जगह इस वक्त हमारे साथ। सुब्रत त्रिपाठी जी, हम अब देख रहे हैं घटनाएं, सरकारें आई, सरकारें गई, क्राइम का ग्राफ भी लगातार बढ़ता रहा, लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि अपराधियों में खौफ नहीं है। अब वो पुलिस से भी डर नहीं रहे हैं, उन पर भी वो वार कर रहे हैं, उनकी मौजूदगी में उनके सामने वो गोलियां चला रहे हैं। ये स्थिति कैसे बनती जा रही है सर? हमारा एक ख्याल है कि जब से ये स्थिति आई है तब से स्थितियां और विकृत हुई हैं कि पिछले गवर्नमेंट में एक आदेश हुआ था जो इस गवर्नमेंट में लागू हुआ कि थोक के भाव इंस्पेक्टर जो प्रमोट हुए, पहले एक रिवाज था कि सब लोग तत्काल सीआईडी या विजिलेंस वगैरह में जाते थे, उसके बाद धीरे धीरे जिले में पोस्ट किए जाते थे। अब सारे लोग तत्काल जिले में पोस्ट हो गए हैं और वे एक एक थाने में 4-4 आदमी, इंस्पेक्टर रैंक के 5-5 आदमी काम कर रहे हैं। और इसमें जो मेन इंस्पेक्टर है उसके अलावा बाकी सारे लोग एकाध अपवादों को छोड़ करके लगातार उसको फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अत्यंत फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं और प्रायः जब तक यह सिस्टम, मेरा अपना ख्याल है, इसके लिए एसपी डीएम वही तत्व थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जो हैं थाने के अंदर से इतने फ्रस्ट्रेटेड और फोर्स को फ्रस्ट्रेट कर दे रहे हैं, गुटबंदी में ला रहे हैं और उनके अंदर तरह तरह की भावनाएं भर रहे हैं। इन इंस्पेक्टर्स को या तो थानों की संख्या बढ़ जैसा पहले भेजा जाता था, ये 50 साल की सुस्थापित रिवाज थी। ये थोक के भाव एक थाने में 4-4, 5-5, अगर 5 लीजिए, कल्पना कीजिए 5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हो जाएं, एक जिले में 5 डीएम हो जाएं, एक जिले में 5 एसपी हो जाएं और उनका कार्य अपने में यह कर दिया है तुम यह करना वह करना। अब मेन ये रहेंगे, अगर एक अखबार में या मैगजीन में या टीवी में 10 संपादक हो जाएं तो क्या अराजकता का सीन होगा। वही सीन आज यूपी पुलिस में पैदा हो गया है। इस अराजकता को 1 घंटे में दूर किया जा सकता है। अगर ये दूर नहीं की गई, तरह तरह के काल्पनिक सुधार जब तक सोचे जाएंगे कैसे तस्वीर को बदली जा सकती है, क्या रिफॉर्म करने की जरूरत है, बताएं सर। चला आ रहा था, कम से कम इससे बेहतर था, इतनी अराजकता नहीं थी। आज किसी इंस्पेक्टर को डिस्टर्ब करने के लिए उसी के रैंक के 5 आदमी हरदम वहां बैठे हुए हैं। जब से थाने में 4-4, 5-5, 3 स्टार वाले इंस्पेक्टर आए हैं तब से वे प्रायः स्थितियां बिगड़ती चली जा रही हैं। इस स्थिति पर ध्यान देना होगा। नंबर 2, इस स्थिति पर ध्यान देना होगा कि 1000 कुल आईएएस आईपीएस अफसर हैं, जिनमें से 250 लोगों का आदरणीय मायावती जी ने चयनित किया था क्रीम पोस्टों पर बैठने के लिए। उनमें क्या ऐसी खुशबू आ रही है कि वही लोग अखिलेश जी को पसंद आ रहे हैं, वही लोग आज पसंद किए जा रहे हैं। जो लोग राजनाथ सिंह जी की पसंद थे, जो लोग कल्याण सिंह की पसंद थे, जो लोग गुप्ता जी की पसंद थे, वे किसी को सूट कर रहे हैं।
वे हर आज जमाने में वही आदमी आ रहे हैं। जो मुलायम सिंह जी की पसंद थे वे अखिलेश जी को सूट नहीं किए, जो राजनाथ सिंह की, कल्याण सिंह की पसंद थे वे आज सूट नहीं कर रहे हैं। केवल मायावती जी के छांटे में लोग ही आखिर जगह बदल के उन 775% अफसरों को जिनको किक आउट कर दिया था मायावती जी ने, उनमें भी अच्छे लोग होंगे। आखिर वे भी उसी लोक सेवा आयोग से संकलित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सारी श्रेष्ठता के मानदंड मायावती जी ने बढ़िया छांटे होंगे। अपने विवेक से बिना अधिकारियों से परामर्श लिए, बिना पंचम तल के अधिकारियों और विभागाध्यक्षों से परामर्श लिए कुछ अपना विवेक भी लगावें और देखें कि आखिर किस कारण से मायावती जी के द्वारा उपेक्षित IAS IPS अधिकारियों को बल का बकरा सदा लगातार बनाया जा रहा है। और वही आदमी बलिया कांड को लेके अगर बात करूं, जिस तरह से कल हमने तस्वीरें देखी, आपके गोली चलना शुरू होती है, एक तरफ से कुछ लोग लाठियां चला रहे हैं, इस स्थिति में पुलिस को किस तरह के कदम उठाने की जरूरत थी, या अगर पहले वो कदम उठा लिए जाते तो शायद ये तस्वीर देखने को ना मिलती, एक शख्स की जान ना जाती और माहौल ना बिगड़ता। सुब्रत त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सुब्रत त्रिपाठी जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? सवाल पूछ रहे, अब आ रही आवाज। सुब्रत त्रिपाठी जी, मेरा कहना है बलिया में जो कांड हुआ, उस स्थिति में जब ये माहौल बिगड़ता है, वहां पर पुलिस की भूमिका क्या होनी चाहिए थी उस वक्त, या उससे पहले किस तरह की वहां पे व्यवस्था करने की जरूरत थी? हमारे संवाददाता विवेक ने बताया कि ऐसा पहली बार नहीं है जब कोटा आवंटन के दौरान इस तरह की घटना हुई, इससे पहले भी वहां पर घटनाएं होती रही हैं, चुटपुट घटनाएं होती रही हैं। तो अब इस स्थिति में किस तरह के कदम उठाने की पुलिस को जरूरत थी? केवल आपराधिक तत्वों की थाने में एंट्री अगर बंद हो जाए, अगर खाली ज्यादा नहीं एक बहुत छोटा सा प्रशासनिक कार्य पूछ लिया जाए कि बलिया थाने के समस्त कर्मचारियों की CO से SDM से लेकर के क्या नाम है एक सिपाही की, विशेष करके कारखास सिपाहियों की, अगर खाली मोबाइल नंबर पर चेक कर लिया जाए कि अभियुक्त से कितनी बार उनकी फोन पर बात हुई है, तो इससे मालूम हो जाएगा, स्पष्ट मालूम हो जाएगा, केवल वही आदमी दुस्साहस करता है जो कि प्रशासनिक अधिकारियों से निकट संपर्क में रहता है, जो कि थाने के निकट संपर्क में रहता है, बिना थाने में लाइसेंस लिए, बिना थाने के सिपाहियों दरोगाओं से बात किए, बिना CO से बात किए, बिना SDM से बात किए, कोई आदमी इस तरह की हिमाकत नहीं कर सकता है। मैं चैलेंज देकर कहता हूं कि सिपाही से लेकर SDM तक के थानों के फोन नंबर की कॉल डिटेल्स मालूम करवा लिया है, उनके उस गांव में किससे किससे बात हुए हैं, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसी केस में नहीं, बलिया जैसे किसी भी केस में कहीं भी दुस्साहसिक घटना हुई हो, चाहे वह विकास दुबे की हो, चाहे वह बलिया की हो, चाहे वह अतीक अहमद की हो, चाहे वह मुख्तार अंसारी की हो, किसी भी की घटना हो, खाली ये देख लिया जाए कि उन लोगों के किससे किससे बात हुई है, इतने में दूध का दूध पानी पानी हो जाए। और जब आदमी अपनी चॉइस के आदमी बैठा पाता है, किसी थानाध्यक्ष किसी अपराधी के आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, CO किसी को नमस्कार करके चाय पिलाता है, जब अपराधी तत्व व्यवस्था कर लेते हैं तब वे इतनी हिमाकत करते हैं। वही लोग जो कि किसी एक गवर्नमेंट में शेर होते हैं, दूसरी गवर्नमेंट में बकरी बन जाते हैं, जो एक गवर्नमेंट में शेर होते हैं दूसरी गवर्नमेंट में बकरी बन जाते हैं। हम लोगों ने अच्छी तरह देखा, मैं गोरखपुर में पैदा हुआ हूँ, एक इंस्पेक्टर कुंवर सरदेव सिंह पोस्ट होता था, कैंट थाने में उसकी आमद होने के पहले 5-5, 7-7 लोग जो बाद में लाल बत्ती लगा के मंत्री बने, वे इंडिया क्विट कर जाते थे और भारत में तब वापिस आते थे जब पता कर लेते थे कि उसके 20-22 गाड़ियां लेकर के, हथियारबंद आदमियों को लेकर के घूम करके सड़क पर विचरण करते थे, जयकारा कराते थे। आदमी जब तक न चाहे, या स्वयं माननीय योगी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खुद भी ये सीन देखी होगी, सत्ता के संरक्षण के बगैर, अधिकारियों के संरक्षण के बगैर, राजनीतिक संरक्षण के बगैर कोई भी अपराधी पनप नहीं सकता है। मतलब सुब्रत त्रिपाठी जी, आपका साफ तौर पे कहना है, एक तरफ हमने देखा कि CM योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर रहे हैं,
बड़े पैमाने पर जो है वो जो अपराधी हैं उनकी संपत्तियां जो है गिराई जा रही हैं, उनके खिलाफ जो है उन्हें अंदर किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अपराधियों में डर भी नहीं है, वो खुलेआम कानून को धता भी बता रहे हैं। ये जो स्थिति बनती जा रही है, एक तरफ कार्रवाई भी है और दूसरी तरफ बेखौफ भी साफ तौर पे अपराधी नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पे आपका कहना है कि ये शय मिलती है, जैसा कि आपने कहा कि एसडीएम और सीओ का अगर सबसे पहले कहीं पर इस तरह की घटनाएं हो तो सबसे पहले अधिकारियों का ही नंबर को चेक करने की जरूरत है, उनकी कॉल डिटेल निकालने की जरूरत है। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको खुद पता लग जाएगा कितनी कितनी बात इन अधिकारियों ने इन अपराधियों से की हुई है, जैसा कि आप साफ तौर पे कह रहे हैं। क्या ऐसा होता है जमीन पर? देखिए, अभी आपने देखा है कि गाजीपुर में, कानपुर में, मऊ में, हर जगह किस तरह से अपराधियों को लाइसेंस दिए गए हैं। उन अपराधियों के कैरियर के मकान को कहाँ गिराया गया? जिन्होंने लाइसेंस दिए थे, जिन अपराधियों ने लाइसेंस दिए थे अपराधियों को, उनके कैरियर के माल को कहाँ गिराया गया? एक भी जिस दिन उन अधिकारियों के कैरियर के माल को गिरा दिया जाएगा, उन अधिकारियों के कैरियर के माल को गिरा दिया जाएगा जिन्होंने प्रदेश के 40 टॉप माफियाओं के परिवार वालों को लाइसेंस दिए हैं और उनके घर वाले लाइसेंस लिए घूम रहे हैं और उनके एक गवर्नमेंट के बाद दूसरी गवर्नमेंट पर, हर गवर्नमेंट पे घूमते रहे आखिर, और आज भी उनका लाइसेंस 30 दिन बाद कैंसिल नहीं हुआ है। इन लोगों के महल को कैरियर के जब गिराया जाएगा उस दिन जाके शांति आएगी। आखिर ये लाइसेंसी हथियार माफियाओं के पास कैसे हैं, इसका जवाबदेह कौन होगा? 1 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट आ सकती है हर थाने में ईमेल से कि किस किस आपराधिक इतिहास वाले के पास लाइसेंस है उसके परिवार में और उसको किस अधिकारी ने दिया है और बाकी अधिकारियों ने क्यों नहीं चिन्हित किया। यह पूछा जा सकता है कि जो अधिकारी प्रदेश के टॉप 10 में, टॉप 20 में, टॉप 40 में है, उसका नाम जिले के टॉप अपराधियों की सूची में क्यों नहीं है? उसको आप गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लगा? उस पर 5-5 साल 10-10 साल से गुंडा एक्ट क्यों नहीं लगा? इसका जवाबदेह जब तक अधिकारियों को नहीं बनाया जाएगा तब तक अपराधियों के माल को गिराने से कुछ नहीं होगा। तो साफ तौर पर त्रिपाठी जी ने बहुत बड़ी बात कही, उन्हीं के बहुत सिस्टम, अगर इच्छा शक्ति होनी चाहिए तस्वीर बदल सकती है सूबे की, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई अधिकारियों पे होनी चाहिए जिनके शय पर ये बदमाश, ये गुंडे पलते हैं। ये भी तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। कॉल डिटेल की साफ तौर पर सुब्रत त्रिपाठी जी ने बात की कि अगर कॉल डिटेल निकाल जाए तो बहुत कुछ तस्वीर तो वैसे ही साफ हो जाए। अगर लाइसेंस की डिटेल निकाल ली जाए कि किस अधिकारी ने किसको दी तो बहुत कुछ तस्वीर तो वैसे ही साफ हो जाए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक अपराधी को, एक बदमाश को तभी शय मिलती है जब उसके पीछे सपोर्ट होता है या उसकी खाकी से कहीं ना कहीं, खाकी या खादी से कहीं ना कहीं साठगांठ होती है, जो हर जगह आप देखते हैं। फिलहाल एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के जहां हाथरस कांड में अभी इंसाफ नहीं मिल पाया है, वहीं लगातार प्रदेश में दरिंदे दरिंदगी की सारी हदें पार कर रहे हैं। मामला बाराबंकी से है, जहां धान काटने गई एक 15 साल की दलित लड़की के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया। पीड़ित चीखने ना पाए, इसके लिए आरोपियों ने उसका मुंह और नाक दबा दी। इससे लड़की का दम घुट गया, उसकी मौके पर मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने से रेप का खुलासा हुआ। गैंगरेप की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने धाराएं बढ़ाई हैं। 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। तो ये बाराबंकी की तस्वीर है, जहां पर 15 साल की दलित लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। मुंह और नाक दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का खुलासा होता है। सुब्रत त्रिपाठी जी, गैंगरेप की वारदातें या बलात्कार की वारदातें सूबे में कम नहीं है, तमाम वारदातें। बाराबंकी से भी एक खबर आई है सर, क्या कहेंगे? कि जब पीछे की वारदातों पर देख लिया जाए खाली कि कितनी % वारदातों पर टाइमली केवल FIR हुई है। जब वारदात लिखाने लड़की जाती है, उसके बाद उस पर कंसिलिएशन होता है। यह आदेश पता नहीं किसने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश जी के टाइम में करा दिया कि जो औरत छेड़खानी की, चरित्र हनन की शिकार होती थी, यौन शोषण की, और शिकायत करती थी, उसके बाद एक शासनादेश हुआ, लिखित या मौखिक मैं नहीं कह सकता, लेकिन व्यवहार में आज भी लागू है कि उसका कंसिलिएशन होता है।
बाकायदे कांसिलिएशन पहले खाली पति पत्नी के झगड़े में होता था, अब छेड़खानी के झगड़े में कांसिलिएशन होता है। थाने को जब पैसा मिल जाता है तो लगा जाता है, दोनों पक्षों में शांति हो गई, सुलह हो गई। भाई एक छेड़खानी के मामले में सुलह होने का कोई प्रावधान ही नहीं है। उसमें सुलह के लिए, समझाने के लिए बुलाने का क्या तुक है, ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया। ऐसी व्यवस्था आज से खाली योगी जी के आने के साल भर पहले से चालू हुई थी। उसके पहले हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ये व्यवस्था नहीं थी कि जो लड़की को छेड़े, जो लड़की से बदतमीजी करे, उसको समझौते के लिए बुलाया जाए, उससे लड़की और लड़के दोनों पक्षों को बैठा समझौता कराया जाए। उन लोगों में छेड़ने वाले, छेड़ी जाने वाली में आज एक बड़ी गजब की स्थिति हो गई है। और यह मौखिक नहीं है, यह लिखा पढ़ी में इसके रजिस्टर बनाए गए हैं कि इतनी शिकायतें आई, जितनी शिकायतें लिखा पढ़ी में आई है छेड़खानी की, जितनी दर्ज हुई है रिकॉर्ड में कि हाँ काल हुई है, उसके आधे मुकदमे भी नहीं कायम हुए हैं। जब छोटे मर्ज का इलाज नहीं किया जाएगा, जब तक छेड़खानी के मुकदमों का 100% रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तब तक नॉन रजिस्ट्रेशन छेड़खानी केसेज का यह गैंग रेप को खुला निमंत्रण है। इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। बीमारी छोटी होने पर इलाज नहीं होगा तो बड़ी होने पर वह बीमारी लाइलाज होती चली जाएगी। एक बार की कोई गैंग रेप नहीं करता है। जितनी गैंग रेप की घटनाएं हुई हैं, आप उनमें पत्रकार भेज करके अपने सर्वेक्षण 10-5 में सैंपल कर लीजिए। 10 में से 8 में कम से कम ऐसा मिलेगा कि वे लड़कियां बार बार पहले छेड़ी गई हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, फिर किसी ने हाथ पकड़ा है, फिर किसी ने और बदतमीजी की है, फिर गैंग रेप हुआ है। धीरे धीरे कलाई लगे सामने उनको उंगली थमाना गजब हो गया। अपराध धीरे धीरे बढ़ता है। अगर शुरुआती दौर में नियंत्रण नहीं हुआ तो बढ़े हुए दौर में नियंत्रण नहीं किया सकता है। इसके लिए शुरुआती फोड़े को, फुंसी को तत्काल ठीक करना पड़ेगा ताकि वह कैंसर न बनने पाए। मेरी समझ में इसका एकमात्र इलाज है। जिस तरह से दर्शकों ने अभी फोन किया, कॉल किया, आपने भी साफ तौर पे सुना था, जहां पे वो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। हम देख रहे हैं सुबह बोलेगा कि कार्यक्रम में जब भी हम पुलिस को लेकर प्रोग्राम करते हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग जुड़ते हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल। हम ये महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों का जो भरोसा है वो पुलिस प्रशासन से उठता चला जा रहा है। एक तरफ क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ लोगों का भी भरोसा पुलिस प्रशासन से उठता जा रहा है। इस भरोसे को कैसे पुलिस बनाएगी जब इस तरह की वारदातें, घटनाएं रुकेंगी नहीं, चाहे बाराबंकी हो या सूबे का कोई और जिला और कोई शहर हो सकता है। सुब्रत त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आवाज पहुंच रही है। सुब्रत त्रिपाठी, भरोसे की बात मैं कर रहा हूँ। पुलिस पर से भरोसा लोगों का उठता चला जा रहा है। लगातार दर्शक सुबह बोलेगा में भी जुड़े, उन लोगों ने भी यही साफ तौर पर जिक्र किया। पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक आम आदमी सवाल उठाता है, भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। मैं मानता हूं कि कुछ अच्छे अधिकारी हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों की तादाद इतनी ज्यादा है और ये दूसरी तरफ ये जो भरोसा उठता जा रहा है, ये कितना खतरनाक स्थिति पैदा करेगा आगे? ये खतरनाक स्थिति पैदा कर चुका है। एक आदमी, एक हमें कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी तय करनी होगी जो 1980 के बाद प्रथा उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई। सन 80 तक ये कंस्ट्रक्टिव बड़ी खबर। सुब्रत त्रिपाठी जी, फिलहाल वक्त की कमी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें रखने के लिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर कानपुर से आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पथराव हुआ है कानपुर में और वो भी मेयर प्रमिला पांडे पर। पथराव कर मौके से फरार हुए चट्टा संचालक, मेयर के साथ आए लोगों पर भी हमला किया गया है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 का ये मामला। जब मेयर वहां पहुंची थी, पथराव शुरू हो जाता है। मेयर के साथ आए लोगों पर भी हमला किया जाता है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 का ये मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। रेलवे मैदान में जानवरों की सूचना पर मेयर पहुंची थी। गुस्साए चट्टा संचालक अचानक पथराव शुरू कर देते हैं। चट्टों को लेकर मेयर प्रमिला पांडे अभियान चला रही कानपुर शहर में। जो बड़े पैमाने पर कानपुर शहर में चट्टे चल रहे हैं, लेकिन जब इसको लेकर वो गोविंद नगर पहुंचती हैं तो उन पर पथराव कर दिया जाता है।
और उनके साथियों पर भी पथराव किया जाता है। मेयर के साथ आए लोगों पर हमला किया गया है। इस वक्त की खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। दो गुंडे लगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस प्रशासन मौजूद है, प्रमिला पांडे भी मौजूद हैं और कई लोग इसमें घायल भी हैं। मधुर मोहन हमारे संवाददाता जुड़ गए। मधुर, क्या जानकारी आपके पास? मेयर पे पथराव हो जाता है, ये स्थिति कैसे बन गई? पूरा मामला वार्ड 7 का पूरा मामला। यहाँ पे कई लोग सूचना आ रही थी, यहाँ जो रेलवे ग्राउंड का जंगल बना हो, जंगल में जो यहाँ चट्टा संचालक है वो वैसी बांधते हैं, यहाँ से ही चट्टा संचालक करते हैं। उसके बाद से आज महापौर अपनी पूरी टीम के साथ पहुंची है और जब वहाँ पर टीम पहुंची है तो उनके ऊपर जो चट्टा संचालक थे उन लोगों ने पथराव कर दिया। इसमें से महापौर सहित और जो पुलिस कर्मी थे वो सब घायल हो गए हैं। मौके में पुलिस आ गई थी और उनको खदेड़ के वहां से भगा दिया गया था। जी मधुर, अब क्या कुछ किसी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले पे हुई है? जिसमें मैं देख रहा हूँ जैसा कि तस्वीरें हैं कि कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। क्या मेयर को कोई चोट आई है? हाँ जी, जो वहाँ पे मौके से पथराव हुआ था तो मेयर भी अंदर थी वो जंगल में, मेयर की भी चोट आई हुई है। प्लस साथ में जो भी उनके जो वर्कर थे और साथ थे उनकी चोट आई हुई है। पत्रकार जो वहाँ पे मौजूद थे उनकी चोट आई हुई है। और जब पुलिस प्रशासन को वहाँ फोन करके और बुलाया गया भारी बात करते जब संचालित थे तो वहाँ से वो भाग गए हैं सब, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक, जैसा कि मधुर मोहन साफ तौर पे बता रहे हैं, क्योंकि जो जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी वो वहां से आपको बता दें भाग निकले। फिलहाल चट्टा जो वहां पे चल रहा था उस पर कोई एक्शन हुआ है? वो अभी भी उसको लेकर मधुर मोहन? वहाँ पे जो चट्टा लगा था उसमें जो पैसे थी, उनको जो जानवर वहाँ बंधे थे उनको तो ले जाया गया, लेकिन जिन्होंने पथराव उनको चिन्हित करके उनको पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। ठीक है मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो चट्टे के जानवरों को ले जाया गया है और फिलहाल जिन आरोपियों ने पत्थरबाजी की है उनकी पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही और आगे देखिए अपरकट।